स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल दुष्ट युद्ध वस्त्र। अब क्या करे, रितिका फुसफुसाई। यहाँ तक आने में उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। फिर भी उन्हें आश्चर्य हुआ जब फेंगू कुछ इस तरह का हो गया। विपत्ति को रोकने का उसका इरादा कभी नहीं था, या शायद वह शुरू से ही दुष्ट था। वह सर्वदा दुष्ट था। खून, मुझे और खून की जरूरत है। फेंगू की आंखें अचानक खोखली होगी, जैसे पुतलियां खोद कर निकाल दी गई हो। ऐसा लगा जैसे किसी भी समय सॉकेट से कोई भूत निकल सकता है। वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसकी हरकतें सुस्त और कठोर लग रही थी, फिर भी उसके शरीर से खून की बेतहाशा दुर्गंध आ रही थी। उसके खुले मुंह से पता चलता था कि वह उन्हें जीवित ही खा जाने की योजना बना रहा था। वह एक ज़ॉम्बी में बदल रहा है। समीक्षा तेजी से पीछे हट गया और बाकी दोनों को अभी अपने साथ पीछे खींच लिया। शुरुआत में फेंगू में अभी भी हल्की मानवीय उपस्थिति थी। उसके शब्दों में ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कुछ यादें अभी भी बरकरार है। फिर भी उसकी गंध अब पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी की गंध जैसी थी। वह कोई अब जीवित इंसान नहीं, बल्कि एक राक्षस था जो कई वर्षों तक कब्र में रहकर सड़ चुका था। यहाँ तक कि उसकी आत्मा भी एक लालची प्रेत में बदल गई थी। फेंगू मर चुका था, यहाँ तक कि उसकी आत्मा भी बदल दी गई थी। जो कुछ बचा था वह एक खाली खोल था जो कब्र के बाहर लाश से अलग नहीं था। फेंगू, जो अभी भी युद्ध की पोशाक में था, आगे बढ़ा और अपने हाथों को नीले नाखूनों वाले लंबे पंजों में बदल लिया। रितिका उसका पहला लक्ष्य थी। ताज़ा खून और ताज़ा खून की जरूरत थी। प्राचीन राजा को पुनर्जीवित करने के लिए उसके वंशजों के अधिक रक्त की आवश्यकता थी। शुद्ध रक्त वाले वंशज रितिका में प्राचीन राजा का खून बिल्कुल वही था जिसकी उसे आवश्यकता थी। उसने अभी भी प्राचीन राजा की असली शक्ति हासिल नहीं की है। उसे मार डालो, समीक्षा ने कहा। फेंगू का ऑरा बेहद बुरा था, लेकिन यह उतनी जबरदस्त नहीं था जितनी उन्होंने कल्पना की थी। शायद उसका शरीर और आत्मा वैसा नहीं था जैसा प्राचीन राजा वास्तव में चाहता था। इसलिए वह एक ज़ॉम्बी जैसी कठपुतली में बदल गया था। एक जीवित इंसान को ज़ॉम्बी में बदलना एक बेहद भयानक वाला मैजिक था। जब समीक्षा ने फेंगू को रितिका पर अटैक करते देखा तो उसने तुरंत ज़ॉम्बी फाइट मैजिशियनों को पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। समीक्षा के हाथ भी पंजे में बदल गए। उसने कोई दया नहीं दिखाई। उसने ब्लड ट्राइब के नुकीले पंजे फेंगू के दिल में घोंप दिए। शुरू में समीक्षा ने सोचा कि युद्ध वस्त्र में एक मजबूत सुरक्षा थी। इसकी संभावना नहीं थी कि उसके हमले से उसे कोई नुकसान पहुंचेगा। उसे आश्चर्य हुआ। उसके पंजे आसानी से कवच में घुस गए और फेंगू के सड़ते हुए मांस के संपर्क में आए, जिससे उसके दिल में आसानी से छेद हो गया। अंदर का दिल पहले ही धड़कना बंद कर चुका था। कट से कारा तरर रीस रहा था। समीक्षा ने तुरंत अपना हाथ हटा लिया और भ्रमित दृष्टि से फेंगू को घूरने लगी। कितना कमजोर! यह फेंगू कितना कमजोर था! ज़ॉम्बी में बदलने के बाद उसने जो ताकत और सुरक्षा हासिल की, उसकी तुलना सर्वेंट लेवल के ज़ॉम्बी से ही की जा सकती थी। जब समीक्षा ने फेंगू को भयानक रूप में हिलते हुए जमीन पर गिरते देखा तो उसे किसी भी तरह उस पर दया आ गई। प्राचीन राजा का मैजिक विरासत में मिला मरे हुए साम्राज्यों पर नियंत्रण हासिल किया। उसे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि युद्ध के वस्त्र ने उसकी पहले ही जान ले ली है, जब तक कि केवल एक खाली खोल नहीं रह गया, यहाँ तक कि उसकी आत्मा भी चली गई। वह प्राचीन राजा के पुनरुत्थान के लिए एक वास्तविक बलिदान था, जो पिछले 2000 वर्षों में कई बलिदानों में से एक था। फेंगू के शरीर से काला खून बहने लगा, जो धीरे धीरे युद्ध के वस्त्र से अलग हो गया। एक सूखी हुई लाश जमीन पर गिर पड़ी, यहाँ तक कि उसके बाल भी घास की तरह मुरझा गए थे। इस बीच फेंगू की जीवन शक्ति को अवशोषित करने के बाद काला युद्ध वस्त्र रक्त सम्राट सिंहासन पर वापस आ गया। हालांकि किसी ने भी कवच नहीं पहना हुआ था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई जीवित व्यक्ति उसमें बैठा हो, कैप के नीचे लाल रंग की 2 आंखों से उनकी आत्मा की गहराई में घूर रहा हो, उनके दिलों में सब कुछ देखने में सक्षम हो। हमें लबादा नहीं पहनना चाहिए, समीक्षा ने गहरी सांस ली।
यह पता चला कि खतरा फेंगू नहीं था जिसने युद्ध की पोशाक पहनी हुई थी, बल्कि वह दुष्ट ऑरा वाला युद्ध वस्त्र ही था। जब तीनों को पता नहीं था कि क्या करना है तो वेदी अचानक हिल गई। काला स्थान कभी कभी मुड़ने, सर्पिल होने और झुकने लगा, जिसमें कहीं से भी अंतराल दिखाई देने लगा। उनके ऊपर से तेज हवा चल रही थी। समीर ने अपना सिर उठाया और अपने ऊपर लाशों से बना एक विशाल काला बादल देखा। वे कराहते और पीड़ा की चीखें निकालते हुए बवंडर की तरह इधर उधर उड़ रहे थे। वेदी घूम रही थी। क्या इसका मतलब यह है कि डार्क एबीज जल्द ही अंतरिक्ष में स्थानांतरित होने वाला है? समीक्षा ने पूछा। समय को ध्यान में रखते हुए सुबह हो चुकी थी। यह आखिरी बार था जब डार्क एबीज कहीं और स्थानांतरित हो गया था। चूंकि प्राचीन राजा स्वयं को पुनर्जीवित करने की योजना बना रहा था, आंतरिक शहर जाने के लिए सबसे सही स्थान था। क्योंकि वह मरे हुए राज्यों का सर्वोच्च शासक बन गया था, वह निश्चित रूप से किसी जीवित इंसान को अपने राज्यों में रहने की अनुमति नहीं देगा। रक्त, फेंगू रक्त के बारे में कुछ बता रहा था। क्या इसका मतलब है कि प्राचीन राजा के पुनरुत्थान के लिए भारी मात्रा में रक्त की आवश्यकता है? क्या वह भीतरी शहर के लोगों को बलिदान में बदलने की कोशिश कर रहा है? रितिका ने कुछ सोचते हुए कहा। यदि लाखों लोग डार्क एबीस में गिर गए तो इससे सिर्फ खून का तालाब नहीं बनेगा, वह खून का समुद्र होगा। वहां हर कोई बलिदान में बदल दिया जाएगा। शैतान नगरी ने किसी तरह रहस्य जान लिया होगा और डार्क एबीस के अंतरिक्ष परिवर्तन को नियंत्रित करने का एक तरीका ढूंढ लिया होगा। आपदा को मृत्यु के उत्सव के रूप में वर्णित करने के बजाय यह कहना अधिक सही होगा कि वे मरे हुए पूर्वज को पुनर्जीवित करने की योजना बना रहे थे, जो 2000 साल पहले ही मर गया था। वेदी हिल रही थी। समूह अब आसानी से खड़ा नहीं रह सकता था। अब क्या करें? हमारा समय खत्म हो गया है। रितिका का समीक्षा का दिमाग खाली हो गया। सुमीर अपने पैरों पर खड़ा हो गया और सिंहासन पर रखे अजीब युद्ध वस्त्र को घूरकर देखने लगा। उसने अपने होंठ काट लिए। समीर ने अपने पैरों पर संघर्ष किया और सिंहासन पर युद्ध वस्त्र की ओर दौड़ने के लिए विंड ट्रैक डाला। मत करो, ऐसा मत करो, तुम फेंगू की तरह खत्म हो जाओगे, रितिका चिल्लाई, जो जानती थी कि समीर क्या सोच रहा था। हमारे पास इस बारे में सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। समीर के पास सोचने का समय नहीं था। जगह तेजी से बदल रही थी। वे एक क्षण भी और बर्बाद नहीं कर सकते थे। युद्ध वस्त्र की ओर दौड़ते हुए समीर को तुरंत एक महान शक्ति का एहसास हुआ जो उसे युद्ध वस्त्र पहनने का आग्रह कर रही थी। ऐसा महसूस हुआ जैसे युद्ध की पोशाक पहनने के बाद वह सब कुछ सुलझा सकता है। वह मुड़ा और रितिका की ओर देखने लगा, जैसे वह उसका चेहरा याद करने की कोशिश कर रहा हो। अगले सेकंड में समीर ने युद्ध वस्त्र को पकड़ लिया। युद्ध वस्त्र स्वयं को एक शरीर से जोड़ने में सक्षम था। जब उसे कोई छूता था तो यह सुधर जाता था और तेजी से व्यक्ति के शरीर से चिपक जाता था। जब समीर ने निर्णय लिया तो उसे थोड़ा पछतावा हुआ। वह चीज एक राक्षस की तरह थी जिसका मुंह खुला हुआ था, जो उसके मुंह में गिरने का इंतजार कर रहा था। पछतावा करने से कुछ नहीं बदलेगा। समीर ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह केवल यह आशा कर रहा था कि फेंगू की तरह सूखी लाश में बदलने से पहले उसे मरे हुए की सेना की कमान संभालने का मौका मिले, भले ही यह केवल एक सेकंड के लिए ही क्यों न हो। हालांकि जब युद्ध का वस्त्र समीर के चारों ओर लिपटने वाला था तो एक शक्तिशाली हाथ ने उसे पकड़ लिया और उसे रक्त सम्राट सिंहासन से दूर फेंक दिया। समीर को बाहर फेंक दिया गया। जब वह हवा में घूम रहा था तो उसे एक मजबूत पीठ दिखाई दी। वह उस व्यक्ति की पीठ से बेहद परिचित था। जब वह पहली बार बैटल मैजिशियन में शामिल हुआ तो वह यही व्यक्ति था जो अकेले डार्क विंग वुल्फ से लड़ने में सक्षम था, जिसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। समीर जमीन पर गिर गया। जब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे तो वह जोर से चिल्लाया। मुख्य सैन्य प्रशिक्षक, स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल सोल शैडो, व्यसक चरण वाली फ्लेम बेले। समीक्षा और रितिका भी दंग रह गए। उन्होंने उस आदमी पर
तब तक ध्यान नहीं दिया था जब तक वह अभी प्रकट नहीं हुआ था। वे यह नहीं बता सकी कि क्या वह अभी आया था या वह पहले से ही यहाँ था। वह बेहद तेज था। जब समीर को कवच से लपेटा जाने वाला था तो उसने अचानक खुद को दिखाया। उसने बड़ी ताकत से समीर को राक्षस के गले से बाहर निकाला। हालांकि काला युद्ध वस्त्र काफी लालची था। समीर को बलिदान के रूप में इस्तेमाल करने का मौका खोने के बाद उसने एक जंगली चीख निकाली और इसके बजाय उस आदमी पर झपटा। टोपी एक छोटे दानव की तरह आदमी के सिर पर उड़ गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आदमी उसे खींचने की कितनी कोशिश कर रहा था, वह उसकी खोपड़ी पर फंस गई थी। जब वह व्यक्ति लबादे के साथ संघर्ष कर रहा था तो उसके पैर, धड़ और हाथ लड़ाई के लबादे से ढके हुए थे। प्रत्येक कवच के टुकड़े की अपनी चेतना प्रतीत होती थी। एक बार जुड़ जाने के बाद उन्हें उतारना असंभव था। ऐसा महसूस हुआ जैसे उस आदमी की आत्मा पर भी युद्ध के वस्त्र का कब्जा हो रहा था। जिस आदमी ने समीर को बचाया था उसने पीड़ा भरी चीख निकाली। उसने लगभग अपनी उंगलियां अपनी त्वचा में घुसा ली और खुद को आधा फाड़ दिया। चीख पूरे हॉल में गूंज उठी जिससे तीनों युवा कांप उठे। जब समीर ने यह दृश्य देखा तो उसके गालों से आंसू बह निकले। माना जा रहा था कि वह ही दर्द सहेगा, लेकिन उस आदमी ने उसकी जगह ले ली। उसके सीने ने एक भी शब्द नहीं बोला, ना ही उसे एक नजर भी देखने दी। समीर जो कुछ भी देख सकता था वह दृढ़ प्रतिज्ञा थी। मुख्य सैन्य प्रशिक्षक समीर अपना दर्द साझा करने के लिए उस आदमी के पास जाना चाहता था, फिर भी समीक्षा उसे इतना मूर्खतापूर्ण कुछ भी करने की अनुमति नहीं देती थी। मुख्य सैन्य प्रशिक्षक, क्या वह मुख्य सैन्य प्रशिक्षक विहान है जिसका उल्लेख आप और आदर्श हमेशा करते थे? समीक्षा ने समीर को कसकर पकड़ लिया। युद्ध का वस्त्र जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं अधिक डरावना था। यह पूरी तरह से एक काला दानव था जो इसके संपर्क में आने वाले किसी भी व्यक्ति के शरीर पर भयंकर कब्जा कर लेता था। यदि समीर जब इसके पास गया तो वह भी एक निरर्थक बलिदान में बदल जाएगा। समीर ने कभी भी यह उम्मीद नहीं की थी कि विहान भी यहाँ होंगे। भले ही वह संदेह से भरा हुआ था, लेकिन जब उसने अपने मुख्य सैन्य प्रशिक्षक को राक्षस द्वारा प्रताड़ित होते देखा तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम इतने महान हो? आओ मेरी आत्मा को खाओ। एक बार जब तुमने मेरी आत्मा खा ली तो तुम भी मर जाओगे। तुम्हें बहुत पहले ही नर्क में जाना चाहिए था। विहान की आवाज अविश्वसनीय रूप से अजीब थी, फिर भी उसकी चीख में शब्द स्पष्ट रूप से उसकी अपनी चेतना से बोले गए थे। वह समीर, समीक्षा या रितिका से बात नहीं कर रहा था। ये शब्द उस युद्ध वस्त्र की ओर निर्देशित थे जो उसे निगल रहा था। फेंगू एक सूखी लाश में बदल गया था, बस एक असफल बलिदान। यह युद्ध पोशाक से कुछ भी हासिल करने में असफल रहा था। हालांकि ऐसा महसूस हुआ कि विहान के पास कुछ ऐसा था जिससे युद्ध की पोशाक डरती थी, जिससे उसकी आत्मा को संघर्ष करने का मौका मिल गया। अगर तुम्हें मेरा शरीर चाहिए तो मुझे कुछ ईमानदारी दिखाओ, विहान ने किसी बात को दबाने की पूरी कोशिश करते हुए खुद कहा। बैटल रॉब अब विहान की त्वचा से जुड़ा हुआ था, फिर भी उसने दर्द को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। आश्चर्यजनक रूप से उसने एक टुकड़े को फाड़ दिया जिससे उसकी त्वचा की एक परत भी फट गई। हर जगह खून बिखर गया। कवच के एक टुकड़े से भयानक चीख निकली। इसने खुद को विहान से फिर से जोड़ने की कोशिश की, फिर भी उस व्यक्ति ने ताजे खून से लथपथ कवच के टुकड़े को हिंसक रूप से लात मारी, इससे पहले कि वह पागलों की तरह हंसने लगा। या तो तुम मेरी पूरी बात मानो, नहीं तो हम एक साथ मर जाएंगे। अनंत जीवन। अब मैं तुम्हें अनंत विनाश के पास भेजूंगा। विहान ने अपने पैर से एक और कवच का टुकड़ा फाड़ दिया। घाव से ताज़ा खून बह निकला। विहान युद्ध पोशाक को खतरे में डालने के लिए, खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए पूरी तरह से तैयार था और इसलिए स्थिति को नियंत्रित करने में कामयाब रहा। वह दानव जो उसकी आत्मा को खत्म कर रहा था आखिरकार रुक गया।
रितिका, समीर और समीक्षा हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि कैसे फेंगू एक सूखी लाश में बदल गया था। उन्होंने मान लिया था कि विहान, जिसने समीर का स्थान लिया था, उसी तरह समाप्त होगा। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह दुष्ट युद्ध वस्त्र को दबाने में कामयाब रहे। फिर भी समीक्षा स्पष्ट रूप से समझ सकती थी कि उस आदमी के पास अब जीवित इंसान की उपस्थिति नहीं थी। दूसरी ओर भीतरी शहर में एक गहरी घड़ी की आवाज गूंज उठी। शहर के केंद्र में स्थित प्राचीन घड़ी किसी जबरदस्त ताकत से हिल रही थी। जैसे ही घंटी बजी, भीतरी शहर के लोगों को किसी तरह ऐसा महसूस हुआ जैसे यह पुराने समय की तरह एक शांतिपूर्ण सुबह थी। सच तो यह था कि कई लोगों ने एक उग्र आकृति को अपनी ओर उड़ते हुए देखा था। इसने स्वर्ण अवरोधक पर एक दरार को तोड़ दिया था और सीधे क्लॉक टावर पर उड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह एक्सपर्ट ही माउंटेन ज़ॉम्बी से लड़ रहा था। आदर्श का आधा शरीर विशालकाय घड़ी में फंस गया था। वह घड़ी से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था और मलबे के ढेर के साथ टावर के प्लेटफॉर्म पर गिर गया। आदर्श को लगा जैसे उसकी हड्डियां टूटने की कगार पर थी। माउंटेन ज़ॉम्बी का मुक्का बहुत शक्तिशाली था। इसने कई किलोमीटर तक उड़ते हुए आदर्श को टक्कर मार दी थी और भीतरी शहर के केंद्र में क्लॉक टावर से टकरा दिया था। सौभाग्य से उसने उस विशाल घड़ी को बचा दिया था जो जादू से भरी हुई थी। अगर वह भीड़ के बीच उतर जाता तो इसका असर कई निर्दोष लोगों की जान ले सकता था। आदर्श ने अपने मुंह से खून उगल दिया। वह पीछे मुड़ा और उसने शैतान नगरी के समर्पित पादरी रजावत को देखा। रजावत वह भी उसे देख रहा था। उसकी आंखें लगभग सॉकेट से बाहर आ गई। क्या वो आदर्श है? माउंटेन ज़ॉम्बी से लड़ने वाला व्यक्ति आदर्श है? डीमन आदर्श भी काफी दुष्ट था। जब उसने रजावत को घड़ी पर लटका हुआ देखा और उसे आश्चर्य से घूरते हुए देखा तो उसके जलते हुए चेहरे पर तुरंत एक जोड़ी नुकीले दांत दिखाई दिए। आप पहले क्या कह रहे थे? मैं उस तब मैं केवल एक नगण्य भूमिका निभा रहा हूं, आदर्श ने रजावत से कहा जब वह अपने घावों से उभर रहा था। क्या वास्तव में आप क्या है? रजावत अवाक रह गया। अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो कि मैं तुम्हारे त्योहार को कैसे बर्बाद करने जा रहा हूं, आदर्श चिल्लाया। उसकी शैतानी आंखों से तेज चमक निकल रही थी। आग की लपटों ने उसके शरीर को घेर लिया जबकि लाइटनिंग के ड्रैगन ने उसे घेर लिया। उसकी आकृति के चारों ओर दो अलग अलग प्रकार की शक्तियां थी। जाहिर है 2 प्रकार की शक्तियां कहीं भी पर्याप्त नहीं थी। आग की लपटों के बीच एक सोल शैडो धीरे धीरे प्रकट हुई। यह अब एक क्रूर भेड़िया शैडो नहीं थी बल्कि एक ग्लैमरस अग्नि राक्षसी का छायाचित्र था। एक राक्षसी के बजाय वह शैडो सृष्टि की ज्वाला से जन्मी एक देवी की तरह लग रहा था। वह अपनी आंखें बंद करके कुछ प्राचीन मंत्र बुदबुदा रही थी और अपनी सारी शक्ति उस व्यक्ति को दे रही थी जिसने उसे जगाया था। वयस्क चरण में पहुंचने के बाद यह छोटी फ्लेम बेले की उपस्थिति होनी चाहिए। आदर्श ने पहले ही धुंधली शोल शैडो से फ्लेम बेले जैसे धन्य प्राणी को अविश्वसनीय शक्ति और क्षमता को महसूस कर लिया था। फायर डेमोनेस सोल शैडो ने आदर्श के लिए लड़ाई नहीं की, लेकिन उसने उसे आग का आशीर्वाद दिया जिससे उसे घेरने वाली आग की लपटें और अधिक तीव्र होगी। घंटाघर से आग की लपटें हवा में उठी। भीतरी शहर के लोग उन्हें स्पष्ट रूप से देख सकते थे। रजावत की तो बात ही छोड़ दे जो केवल 10 मीटर की दूरी पर था। रजावत वो की आंखें चौड़ी हो गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहा है। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।